everyone. Let's begin today's topic of Negotiable Instruments Act with another important section. This is section 138. Okay, section 138, dear students, tells us about dishonor of check for insufficiency etc. of funds in the account. If by chance for any reason आपका चेक डिसऑनर होता है, और वो रीज़न क्या हो सकते हैं कि आपके अकाउंट या आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें फंड्स उतने नहीं हैं, या आपके फंड्स बिल्कुल नील हैं, जितने आपने लिमिट तय कर रखी थी उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करनी है. दीज आर द सम रीजंस, दैट्स वाई जो चेक होता है वो डिसऑनर हो जाता है. एंड हाउ दिस वर्क्स, what actually the things apply on dishonor of checks, we will do that in section 138. You have to listen this section. This section is clearly made for the things when there is a dishonor. So listen it carefully. Let's start section 138 with me. And before moving to the explanation of section 138, dear students, in last session I covered with you about the foreign नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स या इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जिन पर फॉरेन लॉ अप्लाई होता है. गो एंड वॉच दैट सेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बिगिनिंग विद सेक्शन 138. 138 सेक्शन हमें बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन क्या है, वेयर एनी चेक दैट इज ड्रॉन बाय अ पर्सन. अगर किसी पर्सन ने चेक को ड्रॉ किया, सपोज ए को पैसे लेने थे बी से, बी ने उसको एक चेक लिख कर दिया है और वो चेक ड्रॉ होना है एसबीआई बैंक पर, तो यहाँ पर ड्रॉयर कौन हुआ, बी. बी को हम बोलते हैं ड्रॉयर, ऑल ऑफ यू नो दैट. एंड एसबीआई कौन हुआ है, ड्रॉई, जिस पर कैश और सॉरी चेक ड्रॉ किया जाता है. सो द पर्सन हु हैज ड्रॉन दिस चेक ऑन हिज बैंकर एसबीआई पे फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, किस चीज़ में, इन डिस्चार्ज ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी. भाई बी को अपना डेट या लाइबिलिटी पूरा करना था, तो उसने उसके बदले में चेक लिखकर ए को दिया. ए जाता है चेक लेकर एसबीआई के पास, तो यहाँ पर ड्रॉयर बी है और ड्रॉई एसबीआई है. आई होप आपको ये पूरा पार्टीज के बारे में कंफर्मेशन है. चेक के लिए हम चेक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ड्रॉयर कौन होता है, पेई कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है. एंड स्टिल इफ यू not get that point, on the top an I button you see the session regarding check where I explained this in detail. Go and watch that first of all. Now here due to this reason कि जब एक पर्सन चेक ड्रॉ करता है अपने बैंकर पर अपनी डेट या लाइबिलिटी को पूरा करने के लिए, और अगर वो चेक डिसऑनर हो जाता है, डियर स्टूडेंट्स, डिसऑनर क्यों हो जाता है, ड्यू टू इनसफिशिएंसी ऑफ फंड. सपोज करो बी के खाते में पैसा ही बहुत कम है टू मीट दैट अमाउंट मेंशन्ड इन चेक, है ना. बी के खाते में 2 लाख है, चेक में 5 लाख लिखे हुए, तो 3 लाख कहाँ से आएंगे, दैट इज इनसफिशियंसी. तो जो ये पर्सन होगा, कौन पर्सन, ड्रॉयर ऑफ द चेक, बी, इज डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. बी ने क्या किया है, एक ऑफेंस कमिट किया है. आपको पहले अपने अकाउंट का पैसा पता होना चाहिए था, और अगर आपने इस वजह से फ्रॉड करके ए को गलत चेक दिया जो कि आपके बैंक में उतनी अमाउंट भी नहीं थी और उससे ज़्यादा लिख के दी, देन यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस. एंड इस ऑफेंस के लिए उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है. ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years. 2 साल की उसको इम्प्रीजनमेंट मिलेगी, और विद फाइन, और विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द चेक. फाइन कितना हो सकता है, जितनी चेक में अमाउंट लिखी है उसका ट्वाइस, या फिर बोथ. सो दिस पनिशमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 2 years और फाइन, और विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट, और बोथ. Right students, so you have to understand this. Now in order that the liability as mentioned above can arise for the offense, अगर ये चीज़ लाइबिलिटी जो है बी पर आप ये ऑफेंस जो है चार्ज कर रहे हो, तो इस ऑफेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो देख लेते हैं हम. इट इज़ नेसेसरी दैट, मतलब अगर आपको बी को गुनहगार साबित करना है, अगर ए ने सपोज बी पर केस फाइल करना है, तो उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए. जो चेक है दैट मस्ट हैव बीन गिवन फॉर द पेमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ मनी, फॉर द डिस्चार्ज इन होल और इन पार्ट ऑफ एनी डेट और लाइबिलिटी.
बी ने मतलब वो चेक जो ए को दिया है वो किसके बदले में दिया है, कि बी को कोई पैसा ए को रिटर्न करना है, उसके ऊपर एक्चुअली में ए का डेट था, ठीक है ना, ए की देनदारी, बी की देनदारी है ए पर, बी ने कर्जा लिया है ए से, ओके, ही ऑज मनी टू ए, सो टू फुलफिल दैट उसने उस चीज में वो चेक दिया है। अब सपोज करो बी ने एज अ गिफ्ट दिया होता कि ये लो मैं तुम्हें खुशी में डोनेशन में दे रहे हो, तब ये जो सेक्शन है तब अप्लाई नहीं होगा। इट मस्ट बी दैट कि डेट या जो लाइबिलिटी है दैट मस्ट बी लीगली एनफोर्सिएबल डेट और लाइबिलिटी होनी चाहिए। एक्चुअली में पता होना चाहिए कि किसी ट्रांजैक्शन हुई थी कोई ए और बी के बीच में, और बी को तब ये पैसा देना था ए को। राइट स्टूडेंट्स, हाउएवर अ चेक गिवन एज अ गिफ्ट और डोनेशन, अब यहाँ पे आ गई ना वही बात आई जस्ट टोल्ड यू, अगर कोई चेक गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर दिया जा रहा है किसी दूसरे पर्सन को, जस्ट एज अ मेयर ऑब्लिगेशन, आप जस्ट एक खुशी में, लव में, अफेक्शन में या एक ऑब्लिगेशन में किसी को ये चेक दे रहे हो, और फॉर एन इलीगल कंसिडरेशन, लाइक इलीगली तौर पर दे रहे हो, सपोज एक को ए का काम था कि उसको किसी के घर चोरी करनी थी और उसने चोरी कर दी, बी उसके बदले में उसको चेक दे रहा है, तो ये सब चीजें इस सेक्शन में नहीं इंक्लूडेड है। ये कवर होती हैं बट दीज आर नॉट कवर्ड अंडर दिस सेक्शन, इनके लिए एक सेपरेट सेक्शन होगा। राइट तो एक तो बात ये हो गई, ए को ये प्रूव करना होगा कोर्ट में कि मेरे बी के ऊपर एक्चुअली में एक डेट और या फिर एक लाइबिलिटी थी। सेकेंड थिंग व्हाट ही हैज टू प्रूव इज दैट चेक मस्ट हैव बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक, कि मैंने जाकर चेक को प्रेजेंट किया विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर जाकर, मतलब आप डेट के बाद नहीं गए हो, आप टाइम के रहते रहते जो टाइम है वैलिड टाइम पीरियड उसके अंदर रहते रहते आपने चेक को प्रेजेंट किया है, विच इट वॉज ड्रॉन और विद इन द पीरियड ऑफ इट्स वैलिडिटी, जितना एक चेक का पीरियड का वैलिडिटी रहती थी आपने उसके अंदर अंदर जाकर बैंक के आगे इसको प्रेजेंट किया। दिस इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग इज दिस दैट द चेक जो होता है मस्ट हैव बीन रिटर्न्ड अनपेड, बैंक द्वारा वो चेक वापस किया गया ए को, जैसे ए लेके गया था ना चेक को, तो एसबीआई ने चेक देखा और उसने रिटर्न कर दिया ए को अनपेड, बिना कुछ पैसा दिया, बाय द ड्रॉई बैंक। किस लिए, वजह क्या क्या होनी चाहिए, इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स है, बी के खाते में भैया इतना पैसा है ही नहीं, राइट, या फिर द चेक एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम दैट अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट विद द बैंक। सपोज बी और एसबीआई का एक एग्रीमेंट हुआ है जिसमें बी ने एसबीआई को बोल रखा है चाहे मेरे अकाउंट में कितनी पैसे पड़े हो बट तुम किसी को 2 लाख से ज्यादा पैसे नहीं दोगे, ये एक उनके बीच में लिमिटेशन के रिगार्डिंग एग्रीमेंट हुआ है। अब सपोज ए चेक लेकर आप 5 लाख का, एसबीआई थोड़ा देगा, एसबीआई तो कहेगा योर दिस अमाउंट इज एक्सीडिंग द लिमिटेशन विच वी हैव ऑलरेडी एग्रीड, हमारे बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके रिगार्ड में ये अमाउंट ऑलरेडी एक्सीड कर रही है, इसलिए आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा। तो इन 2 कारणों की वजह से एसबीआई चेक को क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है अनपेड। तो ए को ये भी कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा कि इन कारणों की वजह से मुझे ये जो चेक था ये लौटाया गया था। Right, then fourth thing is that within 30 days of receipt of information from the bank amount dishonor of check, कि जैसे सपोज करो ए जो है वो जाता है जुलाई मंथ में एसबीआई के पास, तो उसको विद इन 1 मंथ, सपोज वो 1 जुलाई को गया तो 1 अगस्त तक, ओके 1 अगस्त नहीं, सपोज एसबीआई ने उसको रिटर्न करके दिया 2 जुलाई को कि आपका चेक नहीं मिलेगा या सॉरी आपको अमाउंट नहीं मिलेगी, तो 2 अगस्त तक 1 मंथ के अंदर अंदर 30 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करना है, पेई को ना यहाँ पर ए शैल मेक रिटर्न डिमांड ऑन द ड्रॉयर, ए को रिटर्न डिमांड बी को करनी होगी कि भैया आपके बैंक ने तो साफ साफ मना कर दिया आपका पैसा देने से, चेक आपका वैलिड नहीं माना गया है एंड दैट्स वाई मैं आपको रिटर्न रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटर्न डिमांड कर रहा हूँ फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी मेंशन इन द चेक, कि आप वो पैसा मुझे अभी ही ऐसे लौटाओ। बहुत सिंपल सी चीज़ है, ऐसा ही होता है। एंड ये चीज़ जब ए ने बी को दिया वो रिटर्न डिमांड लिखकर, तो बी वो भी पूरी नहीं कर पाया, right, drawer fails to make the payment within 15 days of receipt of said notice, बी ने एक्चुअली वो अमाउंट भी पे नहीं करी, बी को टाइम दिया गया था 15 दिन, मतलब 2 डेट से आप काउंट कर लीजिए, नेक्स्ट 15 डेज जितने भी रहते हैं आई थिंक टिल 17 अगस्त तक उसको पेमेंट करनी है बी को ए को।
अगर वो ये नहीं कर पाता है तब वो ए जो है वो कोर्ट में जाएगा। उसको ये भी चीज़ दिखानी है कि सर, उसको बताना होगा जज को कि मैंने, जब मेरे को चेक बैंक के द्वारा लौटाया गया था तो मैंने बी को 1 महीने के अंदर अंदर रिटर्न डिमांड पर नोटिस दिया था कि मेरा पैसा 15 दिन के अंदर लौटाओ, और बी ने वो नहीं किया। देन फिफ्थ थिंग, ये सब चीजें जो है ये मस्ट होंगी, तभी आप कोई केस जो है वो फाइल कर सकते हो। देन द फिफ्थ थिंग दिस, जो रिटन कंप्लेंट होती है शुड हैव बीन मेड टू अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जो यहाँ पर कंप्लेंट ए द्वारा की जाएगी वो या तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को की जाएगी या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को की जाएगी। ओके, कौन करेगा यहाँ पर? ए या तो पेई हो या फिर किसी को होल्डर इन ड्यू कोर्स चेक मिला हो। अब आप कहोगे मैम होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? वी हैव ऑल्सो डन दिस सेशन इन डिटेल ऑन द टॉप in I button. You see this link, go and watch what actually the holder in due course means. तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो केस जैसे 17 अगस्त का टाइम हो गया कंप्लीट, बी ने पैसा नहीं लौटाया, देन 17 अगस्त से विद इन 1 मंथ मीन्स 17 सितंबर तक आपको टाइम है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको केस फाइल करना होगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। ओके, कॉज ऑफ एक्शन कब अराउज हुआ? जब वो 15 दिन भी खत्म हो गए, expiry of those 15 days. Right, students? And if no complaint is made, अगर कोई भी कंप्लेंट आप 17 सितंबर तक नहीं फाइल करते हो, no court shall take cognizance of the drawer's offense under section 138. 138 के अंदर that case would not be filed, and जो पे या होल्डर होगा, ए जो होगा, may agree with the drawer not to make a complaint. फिर आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको ये सब नेसेसरी थिंग्स पता लग गई हो कि अगर किसी पर्सन द्वारा दिया गया चेक डिसऑनर हो जाता है तो जो पेई होता है, जिसके पास वो चेक होता है, वो कैसे कैसे किन पॉइंट्स पर केस फाइल करेगा और उसको क्या क्या बातें कोर्ट में प्रूव करनी होंगी। दीज 5 थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वॉच देम केयरफुली, maintain your notes, write them in your copy and understand each and every point. With this dear students we end this session and I hope आपको section 138 बहुत अच्छे समझ में आया। 138 is really very important if we see from judicial exam point of view. You can have your queries. If you have any queries, have any questions, you can mail us on this learnwithnishman@gmail.com. जिन भी स्टूडेंट्स को मेरे नोट्स इन डिटेल एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल विद केस स्टडीज अगर आपको चाहिए, देखिए मैं इस सिलेबस में केस स्टडी नहीं कर पा रही हूँ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस की अभी रिक्वायरमेंट हो रही है, स्टूडेंट्स के टॉपिक आ रहे हैं कि मैम ये समझाइए, तो इस वजह से हम केस स्टडीज़ को अभी लेकर लास्ट में चल रहे हैं। इफ़ टाइम रहता है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, बट इफ़ यू नीड केस स्टडीज ऑफ एवरी सेक्शन यू कैन गिव अस योर ऑर्डर थ्रू मेल और थ्रू कॉन्टैक्ट। ओके, दिस इज कॉन्टैक्ट, वी आर अवेलेबल देयर।